जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ओमजी पोरवाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय ओमजी पोरवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट 2 में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था तथा प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड फार्मूलों के बारे में तथा उनके डेरिवेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 3 का अध्ययन करने वाले हैं। तो जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया कर लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चालू करने वाले हैं प्रक्षेप पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ। चलिए आइए ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रक्षेप पथ का समीकरण। हमने लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो प्रक्षेप पथ होता है वो हमारा परवलयाकार होता है। कैसा पथ होता है? परवलयाकार पथ होता है। परवलयाकार कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। पैराबोलिक पाथ होता है। पैराबोलिक पाथ इन द सेंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो आज हम लोग बस इसी प्रक्षेप पथ के समीकरण का डेरिवेशन करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे इसका डेरिवेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग डायग्राम को डिराइव कर ले रहे हैं। यहाँ से बेटा कोई भी हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया, मान लेते हैं यहाँ पर O है और यहाँ पर O डैश। ये प्रक्षेप बिंदु है, ये हमारा लक्ष्य बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट है x, y। ये पॉइंट है क्या? ये पॉइंट है, ये y दिशा में विस्थापन है। कहाँ है? y दिशा में। और ये है x कोऑर्डिनेट है, वो x दिशा में विस्थापन है। ये है x पॉइंट, जिसका घटक वेग का घटक होता है u cos थीटा। इसको हम लोग क्षैतिज घटक बोलते हैं और इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा बोलते हैं ना। और हमने इसे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है ना। और क्षैतिज से जो कोण है, जिसे हम लोग प्रक्षेपण कोण कहते हैं, उसे हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक x और एक y। x अक्ष दिशा में विस्थापन और y दिशा में विस्थापन। जैसा कि हम लोग बात करते हैं, ये हमारा x हो जाता है और ये हमारा y। दो पार्टों में इन्हें डिवाइड करे दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग x अक्ष की दिशा में बात करते हैं तो x अक्ष की दिशा में हम सबसे पहले वेग ux से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वो कितना होता है? क्षैतिज घटक u cos थीटा, ठीक है। ये हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया। अगर हम लोग एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन बात करते हैं तो हमने आपको प्रोजेक्टाइल पार्ट 1 में ही बताया कि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 होता है, क्योंकि वेलोसिटी का मान कांस्टेंट होता है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। अगर हम लोग टाइम की बात करते हैं तो टाइम बेटा कितना होता है? t होता है, ठीक है ना। ऐसे ही करके हम लोग अब y डायरेक्शन में बात करेंगे। तो अगर हम y डायरेक्शन में वेग की बात करें तो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट लिया जाता है u y इक्वल टू u sin थीटा। अगर हम लोग बात करते हैं एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन तो वो कितना हो जाता है? g हो जाता है। और g भी कैसा? माइनस का g। अगर टाइम की बात करें तो बेटा टाइम सब में, बस यहीं से हमको क्या करना है, अब हमें इसका विस्थापन निकालना है। और ये बेटा कौन सी डायरेक्शन में विस्थापन निकालना है? x में। तो हम न्यूटन की इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं, x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर s जो होता है वो बेटा विस्थापन होता है। लेकिन अभी हम लोग x अक्ष की दिशा में विस्थापन पढ़ने वाले हैं। तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी। चलिए, लेकिन यहाँ पर जो वेग होगा वो x अक्ष की दिशा में और जो एक्सेलरेशन होगा वो भी x अक्ष की दिशा में। तो s यानी विस्थापन इन x डायरेक्शन, तो बेटा विस्थापन x डायरेक्शन में कितना है? x। तो बस उसी को रिप्रेजेंट कर देंगे, x बराबर u x डायरेक्शन में u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ, और a यानी एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है बेटा? 0। तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग नोट ही, बस यहाँ से मैं एक चीज़ निकालनी थी, वो निकालना था हमें इसका टाइम। तो टाइम बराबर आ गया x अपॉन u cos थीटा। बस इसी को
हमें आगे चल के यूज़ था, बस हमने इस यहाँ से t का मान निकाला x अपान यू कॉस थीटा। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन में, अब हम लोग किस में, y डायरेक्शन में, तो वो होता है u y t प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, y t स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में कितना है बेटा, y है, तो y u y डायरेक्शन में कितना है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, u साइन थीटा, और t का मान, ये वाला t का मान, बस इसी को यहाँ पर पुट करना है, तो x अपॉन u कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस हाफ a y डायरेक्शन में कितना है बेटा, माइनस जी, तो यहाँ से हटा दे रहे हैं और यहाँ पर a y की जगह g रखे दे रहे हैं, और t स्क्वायर का मान इसका होल स्क्वायर करे दे रहे हैं, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कर सकते हैं, इस u से इस u को काट सकते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन बन के आई वो आई बेटा y बराबर x टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बस यही प्रक्षेप पथ का समीकरण होता है, y बराबर x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो ये हमारा प्रक्षेप पथ का समीकरण आया, y बराबर x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में भी पढ़ते हैं। ये बेटा प्रक्षेप पथ का समीकरण था। एक क्वेश्चन देते हैं, प्रश्न नंबर 1, किसी प्रक्षेपित पिंड का समीकरण y बराबर x माइनस 5x स्क्वायर है, तो उसके प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 90 डिग्री, ये डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जल्दी से इसका आंसर ज्ञात करेंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताइए। किसी प्रक्षेपित पिंड का समीकरण y इक्वल टू एक्स माइनस 5 स्क्वायर है, तो उसके प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सा सवाल है और काफ़ी बार एयरफोर्स के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया है। चलिए, आशा करता हूँ आपने ये सवाल लगा लिया होगा। तो किसी प्रक्षेपित पिंड का समीकरण y इक्वल टू एक्स माइनस 5x स्क्वायर है, तो उसके प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसकी हम लोग तुलना करा देते हैं। जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन आई y इक्वल टू
क्या आई, यक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर। तो इसकी तुलना कराते हैं हम लोग इस वाली इक्वेशन से, y बराबर यक्स माइनस 5x। तो यहाँ से हमने लोगों ने टेन थीटा का जो मान निकाला बेटा वो कितना निकाला, 1 निकाला, ठीक है ना। यही थीटा जो होता है ये प्रक्षेपण कोण होता है। तो थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स 1, तो थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया, 10 में 1 मान किसका होता है, 45 डिग्री का। तो बताइए इनमें में से आंसर क्या होगा, तो इनमें में से आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी 45 डिग्री ऑप्शन में ही। जल्दी से इसको नोट करेंगे। एक और अच्छा सा सवाल है, प्रश्न नंबर 2। किसी प्रक्षेपित पिंड को क्षैतिज तल से आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड से प्रक्षेपित किया जाता है। किसी प्रक्षेपित पिंड को क्षैतिज तल से आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड से प्रक्षेपित किया जाता है, तो पिंड के प्रक्षेप पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, प्रक्षेप पथ का समीकरण ज्ञात करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपके एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसको लगाएंगे। किसी प्रक्षेपित पिंड को क्षैतिज तल से आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड से प्रक्षेपित किया जाता है, तो पिंड के प्रक्षेप पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी प्रक्षेपित पिंड को क्षैतिज तल से आई कैप, यानी आई कैप कहाँ बेटा वेग होगा, वो होगा यक्स डायरेक्शन की दिशा में। कहाँ पर होगा, यक्स डायरेक्शन की दिशा में। और यक्स डायरेक्शन की दिशा में हमारा जो वेग होता है वो होता है क्षैतिज घटक। कौन सा होता है, क्षैतिज घटक, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग आई कैप की जगह यू कॉस थीटा आई कैप लिख सकते हैं, प्लस 2j कैप। जे कैप होता है वाई दिशा में वेग। कहाँ होता है, वाई दिशा में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यू साइन थीटा जे कैप मीटर पर। अगर यहाँ पर हम लोग इसकी तुलना कराते हैं तो आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग यहाँ पर u कॉस थीटा का मान देखेंगे तो वो बेटा कितना आ गया 1। अगर हम लोग u साइन थीटा का मान देखेंगे तो वो बेटा आ गया कि नहीं आ गया। और हमसे सवाल में बोला गया है किसी पिंड के प्रक्षेप पथ का समीकरण ज्ञात करिए। हमें इक्वेशन बनानी है प्रोजेक्टाइल पाथ की। तो हम लोग सब लोग जानते हैं y इक्वल टू यक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे प्रक्षेप पथ का समीकरण होता है। तो y बराबर यक्स, अब टेन थीटा का हमें मान चाहिए, तो टेन थीटा का मान क्या करेंगे, ये मान ले रहे हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दे रहे हैं, कर रहे हैं ना। फर्स्ट को डिवाइड करेंगे तो इसके अपॉन में लाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग करे ले रहे हैं u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा। तो u साइन थीटा का मान है 2, इसका मान है 1, u से u काटा तो टेन थीटा बराबर आ गया 2। कितना आ गया, इस टेन थीटा का मान यहाँ रख दे रहे हैं तो ये हो गया 2, माइनस का g का मान है 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये लिखा है बेटा u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिखा है, u कॉस थीटा का लिखा है ना। और u कॉस थीटा का मान कितना है 1, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो फिर y बराबर आ जाएगा 2x 10x स्क्वायर अपॉन 2। इससे इसको काटेंगे
तो y बराबर आ गया 2x माइनस का 5x, यही प्रक्षेप पथ का समीकरण है। जल्दी से नोट करेंगे इसको, बहुत अच्छा सवाल था। तो ये हमारे प्रक्षेप पथ के समीकरण ज्ञात किया हमने, x tan थीटा माइनस का gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद हमने 2-3 सवाल हमने उसके बेस पर देखे, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप गति में ऊर्जा। हेडिंग डालेंगे प्रक्षेप गति में ऊर्जा। प्रक्षेप गति में ऊर्जा। प्रक्षेप गति में ऊर्जा, एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की, किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के बेटा दो कंपोनेंट आए, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। अगर किसी बॉडी में अगर वेग है तो एनर्जी भी जरूर होगी। तो बस हम लोग प्रक्षेप गति में ऊर्जा को पढ़ने वाले हैं। ये बेटा कोई भी हमने पिंड को प्रक्षेप किया, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, इसको u वेग से फीका और ये p है इसका उच्चतम बिंदु u cos थीटा। यहाँ पर वेग कितना होता है? u cos थीटा। अगर हम लोग क्षैतिज से कोण की बात करें तो वो कितना होता है? थीटा होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रक्षेप गति में ऊर्जा। तो पहले हम लोग देखते हैं फेंकते समय गतिज ऊर्जा, यानी अब हम लोग कोई भी पिंड को प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बताने वाले हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? के से। तो ये हो जाएगा हाफ m, अब की बार होता है b स्क्वायर, लेकिन v यहाँ पर हम लोग नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं u, क्योंकि हमने वेग को u से रिप्रेजेंट किया है। तो हाफ m u स्क्वायर, यानी किसी भी पिंड को अगर हम पहले प्रोजेक्टाइल करते हैं यानी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? हाफ m u स्क्वायर। अगर हम लोग पीक बिंदु पर पहुंच जाए यानी उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाए तो गतिज ऊर्जा का क्या मान होगा? तो लिखेंगे उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट पीक पॉइंट। तो हम लोग उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने वाले हैं। इसको हम लोग के डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे? के डैश। तो के डैश बराबर हाफ m। अब यहाँ पर जो उच्चतम बिंदु पर वेग होता है वो होता कितना है? u cos थीटा। तो इस u की जगह क्या रख देंगे? u स्क्वायर की जगह u cos थीटा। तो वो हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम लोग कुछ देख पा रहे हों तो हाफ m u स्क्वायर ये किसका मान है? काइनेटिक एनर्जी का। बस हमें यही तो चाहिए था। तो के डैश बराबर के cos स्क्वायर थीटा, ये हमारी उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान आ गया। वैसे अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल पाथ है और अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की ओर, तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी का मान घटता है और काइनेटिक एनर्जी जब घटती है तो पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ता है और जो उसकी कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा नियत रहती है। यानी कुल ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नियत। यानी अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो फिर हमारी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड है।
किसी किसी प्रक्षेपित पिंड की उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा, किसी प्रक्षेपित पिंड की उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा प्रक्षेपण ऊर्जा की आधी रह जाती है तो प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी इंडियन एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे इस सवाल को। किसी प्रक्षेपित पिंड की उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा प्रक्षेपण ऊर्जा की आधी रह जाती है तो प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिख लेंगे, ए बराबर है 30 डिग्री, बी बराबर है 60 डिग्री, सी बराबर है 90 डिग्री या डी बराबर है 45। जल्दी से इस सवाल को लगाएंगे। चलिए आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि किसी प्रक्षेपित पिंड की उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा, तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी आई, के डैश बराबर के कॉस स्क्वायर थीटा। अब वो क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा प्रक्षेपण ऊर्जा की आधी रह जाती है, यानी पहले प्रक्षेप जब कर रहे थे तो प्रक्षेपण ऊर्जा कितनी थी बेटा, के। ये के क्या थी, ये के थी बेटा हमारी प्रक्षेपण ऊर्जा। क्या थी, प्रक्षेपण ऊर्जा। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, उच्चतम बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा थी वो प्रक्षेपण ऊर्जा की आधी रह जाती है, यानी के डैश का जो मान हो जाता है वो प्रक्षेपण ऊर्जा का आधा हो जाता है। तो के डैश का मान रखेंगे k/2 बराबर के कॉस स्क्वायर थीटा। इस के से इस के को कैंसिल करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो कॉस थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा बराबर आ गया बेटा 45। तो इसका प्रक्षेपण कोण का मान कितना होगा, 45 डिग्री। जल्दी से नोट करेंगे इसको। चलिए आगे एक प्रश्न और देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आते हैं यहाँ से एयरफोर्स में। प्रश्न नंबर 4, किसी पिंड का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा k0 है, वह इसे 30 अंश के कोण से प्रक्षेपित किया जाता है। तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। इफ एनी बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी k0 and projected with angle 30 degree, then find the kinetic energy at peak point। क्या ज्ञात करना है, काइनेटिक एनर्जी पीक पॉइंट पर ज्ञात करनी है। इफ अ बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी k0 and having projected angle 30 degree, then find the kinetic energy at the peak point। जल्दी से फाइंड करके बताएंगे, कमेंट में जल्दी से इसका आंसर देंगे।
चलिए आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि उच्चतम बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है के डैश बराबर के स्क्वायर के कॉस स्क्वायर थीटा। अब वो कह रहा है किसी पिंड का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होती कितनी है के। अब के का मान कितना दे दिया के नॉट, और थीटा का मान दे दिया 30 डिग्री। चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो के डैश बराबर के नॉट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो के डैश बराबर के नॉट कॉस स्क्वायर। अच्छा कॉस 30 का मान होता क्या है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो √3 का होल स्क्वायर इंटू 3, √3/2 यानी 2 का स्क्वायर 4। तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा आ गई 3k0/4। बहुत इंपॉर्टेंट था, जल्दी से इसको नोट करेंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा E है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा E है, वह इस पिंड को अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। वह इसे अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये इंडियन नेवी एयरफोर्स में आ चुका है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेंगे। ऑप्शन भी दे देंगे। पहला ऑप्शन लिख लेंगे E/√2, बी ऑप्शन लिख लेंगे 2E, सी ऑप्शन लिख लेंगे E/2 या डी ऑप्शन लिख लेंगे 4E। किसी पिंड की गति ऊर्जा E है, वह इस पिंड को अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। बोल रहा है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा E है, ए बॉडी इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी E, वह इस पिंड को अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। अब इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, वो हाईएस्ट रेंज पर, और हाईएस्ट रेंज बेटा अधिकतम क्षैतिज परास पर एंगल कितना होता है, θ = 45। बस यही कहने का प्रयास कर रहा था, अधिकतम क्षैतिज परास, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होती है k0 k डैश बराबर के कॉस स्क्वायर थीटा, होती कि नहीं होती है। तो k डैश बराबर, अब k का मान दे रहा है, कितना दे रहा है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा E है, तो E इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, या अधिकतम क्षैतिज परास से थीटा बराबर 45 डिग्री। तो k डैश बराबर के कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और 1/√2 का होल स्क्वायर, तो k डैश बाई k/2। अब k है, सॉरी ये हो जाएगा E/2, कितना हो जाएगा E, क्योंकि k का मान E है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, E/2।
चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो मैं कराने वाला हूँ ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। हेडिंग डालेंगे, किसी वायुयान से गिराए गए किसी वायुयान से गिराए गए पिंड की गति, किसी वायुयान से गिराए गए पिंड की गति। थोड़ा ड्राइंग खराब है, थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। ये हमारा कोई एरोप्लेन है, ठीक है ना, एरोप्लेन है, और यहाँ से हमने कोई भी बॉडी यानी कोई भी पिंड है उसको ड्रॉप किया, ठीक है ना। तो इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। ये हमारा पृथ्वी तल है और यहाँ पर कोई भी हमारा ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक खड़ा हुआ है। ये क्या है बेटा? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर एक धरती पर खड़ा हुआ है और एक इस एरोप्लेन में बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये प्लेन में है। कहाँ पर है? प्लेन में। तो वो कहते हैं कि आपको पाथ बताना है कि अगर ये ऑब्जर्वर जो प्लेन के अंदर बैठा हुआ है अगर इस पिंड को देखेगा तो वो कौन से पाथ पर होगा, और ये जो धरती पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है ये इस पिंड को देखेगा तो ये किस पाथ पर होगा। तो दोनों पॉइंट के हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर कोई भी ऑब्जर्वर प्लेन में है, कहाँ पर है? प्लेन में, तो उसको जो पिंड है वो बेटा सीधी रेखा में नजर आएगा। किस में आएगा? सीधी रेखा में नजर आएगा, ठीक है ना। ये आपकी हो गई पहली कंडीशन कि जो पिंड होगा वो आपको सीधी रेखा में नजर आएगा। और जो प्रेक्षक धरती पर खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर है, जो कहाँ पर है? ऑब्जर्वर एट अर्थ पर है। कहाँ पर है? अर्थ पर। उसको ये पिंड परवलयाकार पथ में नजर आएगा। कैसा आएगा? परवलयाकार पथ, यानी पैराबोलिक पाथ। तो उसको ये पाथ कैसा लगेगा? पैराबोलिक पाथ रहेगा। और इसको स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जल्दी से इसको नोट करेंगे। तो हमने ऐसे करके आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 3 को ख़त्म किया है और पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को फिनिश कर दिया है। एक एक चीज़ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बता दी हैं, एक एक प्रश्न करा दिया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बेटा पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। तो अगला वीडियो मैं जब भी लेकर आऊँगा वर्क पावर एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा धमाकेदार क्लास और बहुत ज़्यादा सुपर ट्रिक्स के साथ में अगली क्लास लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।